नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं प्रोफेसर अनुपम शर्मा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, मध्य प्रदेश से। मित्रों, आज के व्याख्यान का विषय है भारत में स्वशासन, दूसरा भाग। प्रथम भाग में हम प्राचीन समय से जो 2000 तक स्वशासन की गति भारत में रही है उस पर प्रकाश डाला है, और इस भाग में 2000 के पश्चात अर्थात वर्तमान तक भारत में सुशासन की तरफ बढ़ते हुए जो सरकारों के द्वारा कदम उठाए गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। 2000 में जहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पास हुआ था, वहीं 2005 में सूचना का अधिकार एक ऐसा अधिकार जो लोगों को सशक्त करता है, लोगों को अपने सरकार के बारे में जानने का अवसर प्रदान करता है, राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में जानने का अवसर देता है तथा जो सूचनाएं हैं उनको प्रदान करने का अवसर देता है। यह निश्चित रूप से सरकार के द्वारा पारित किया गया एक ऐसा अधिनियम है जो राजनीतिक व्यवस्था को सशक्त करता है, साथ ही साथ राजनीतिक व्यवस्था में नागरिकों को भी सशक्त करता है। 2005 में इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात भारत में अब सूचना का अधिकार सभी लोगों को प्राप्त है, और वह कि कुछ विशेष सूचनाओं को छोड़कर शेष सूचनाओं को निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ भारत में सिटीजन चार्टर की भी व्यवस्था की गई है कि जो भी संगठनों के द्वारा, सरकारी संगठनों के या दूसरे संगठनों के द्वारा जो भी सेवा अपने नागरिकों को उपलब्ध कराई जाएगी, उस सेवा का स्पष्ट विवरण उनके संगठन की पोर्टल पर, उनकी वेबसाइट पर स्पष्ट रूप से दिया होना चाहिए। क्या संगठन के द्वारा सेवाएं प्रदान की जाएंगी, क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या व्यवस्था रहेगी, सारी चीजें स्पष्ट रूप से नागरिकों के पास होनी चाहिए। अब हर नागरिक के पास में ये सुविधा है कि वह जिस संगठन से संबंधित उसका कार्य है या वह उसकी प्रक्रिया में सम्मिलित होना चाहता है, वह सिटीजन चार्टर के माध्यम से उनको प्राप्त कर सकता है। इसी के साथ साथ भारतीय मानक ब्यूरो भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम की ओर हमें दर्शाता है। इसके माध्यम से जो इंडियन स्टैंडर्ड है का विकास हुआ है मानक ब्यूरो के द्वारा, जो स्थापित किए गए हैं मानदंड, उनके माध्यम से जो नागरिक हैं उन्हें जो व्यवस्था है उसके बारे में, जो मानक हैं उनके बारे में, और जो वस्तुएं हैं उनके जो गुणवत्ता है उसको लेकर भी अब वह सशक्त हैं। इसी के साथ साथ जो विशेषकर वर्तमान सरकारों के द्वारा जो अभी तक इस तरीके के लेजिस्लेशन भारत में लंबे समय से चलते आ रहे थे, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के परिवर्तित होने के कारण आउटडेटेड हो चुके थे, उनको भी दूर कर दिया गया है, समाप्त कर दिया है, या उनमें परिवर्तन करके उनको वर्तमान संदर्भों के हिसाब से उन्हें लागू कर दिया गया है। और विशेष रूप से यदि हम बात करें कि 2014 के पश्चात से जो स्टेप्स, जो इनिशिएटिव्स वर्तमान सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं, वह जो पिछले सरकारों के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं सुशासन की दिशा में, उन्हें और आगे लेकर जाते हैं, उसे और मजबूती प्रदान करते हैं, उसे और सबलता प्रदान करते हैं, लक्ष्य के पास ले जाते हैं, प्रशासन को जनता के करीब लेकर जाते हैं। तो जो सुशासन के लिए प्रमुख शर्तें हैं उनको भी पूरा करते हैं। इसी दिशा में भारत सरकार के द्वारा अब 25 दिसंबर को जो हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को अब हम गुड गवर्नेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब इस दिन को सुशासन से संबंधित और अधिक से अधिक प्रचार एवं प्रसार के लिए, लोगों को अधिक जागरूक बनाने के लिए, प्रशासनिक मशीनरी को जनता उन्मुख बनाने के लिए अब इस दिन को मनाने के बाद से इस दिशा में और तीव्र वृद्धि हो रही
रही है। यद्यपि किसी एक दिन विशेष से को ही लेकर नहीं, बल्कि हमारा मानना है कि इस तरीके की प्रक्रिया पूरे वर्ष भर चलती रहनी चाहिए, जहां की हर दिन ये लगे कि सुशासन की दिशा में एक नया कदम आगे बढ़ रहा है। पर निश्चित रूप से ये जो कदम है वह जनता के मन में विश्वास पैदा करते हैं, सरकार की नीतियों में दृढ़ता लाते हैं कि सरकार अब इस प्रकार की व्यवस्था की तरफ निरंतर अग्रसर है। दूसरी चीज, इसी के साथ साथ अब जो सरकार के द्वारा प्रमुख रूप से जो फोकस किया जा रहा है वह है जनता का कल्याण। लोगों का कल्याण कैसे हो, लोगों तक ये मूलभूत सुविधाएं आखिर कैसे पहुंचे, यह एक प्रमुख उद्देश्य है। जो अगर हम पिछले सदी के अंतिम दशक का विश्लेषण करें तो 1990 के आसपास जहां जो रिपोर्ट है वो इस बात पर बल देती है कि विकास की गति को किन किन पैरामीटर्स के आधार पर मापा जाना चाहिए। व्यक्ति की आयु अच्छी हो, उसका विकास हो रहा हो, उसके पास में और साधन हो, और जो व्यक्ति है वह केवल एक बेनिफिशियरी है, उस तक सुविधाएं पहुंचाना है। वहीं 2000 तक आते आते इसमें हमें परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब इस बात पर बल दिया जाता है कि व्यक्ति को केवल बेनिफिशियरी ना समझकर उस तक वो सुविधाएं, उसका जो बेहतर जो उसका जीवन जीने का तरीका है, उसको वो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए जिससे कि वो उन अवसरों को प्राप्त कर सके और अच्छे प्रकार से उन परिस्थितियों का जो उपलब्ध कराई गई हैं उनमें रहते हुए और अर्थपूर्ण जीवन यापन कर सके। अर्थात 1990 से 2000 तक का जो अंतर है वो इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति की जो उसकी लाइफ है उसमें क्वालिटेटिव चेंज आना चाहिए। क्वांटिटेटिव भी हो लेकिन क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव चेंज भी हो। इसी दिशा में भारत सरकार के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि अब जो है सिटीजन जो है वो फर्स्ट है, उसका कल्याण, उसका विकास, उसकी सहभागिता, उस तक पहुंच बनाना ही सरकार का और प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य है। दूसरी चीज, ये कैसे हो सकता है कि जब सरकार और नागरिकों के मध्य जो दूरी है उसे कम किया जाए। देखने में आता है कि प्रशासन या जो हमारा सरकार है और जो नागरिक, उनमें एक गैप नजर आता है और ये सरकार के द्वारा भी महसूस किया गया। इसलिए सरकार के द्वारा इस गैप को कम करने के लिए, दोनों को और क्लोज लाने के लिए, दोनों के मध्य बेहतर बातचीत के लिए, बेहतर व्यवस्था के लिए निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए। अर्थात जो सिटीजन फर्स्ट का मोटो है गवर्नमेंट का, वह है कि सिटीजन प्रथम, उसके लिए ही सारी योजनाएं, उसी के लिए उनका लागू किया जाना, उसी को ध्यान में रखते हुए विकास परक नीतियों का निर्माण किया जाए। सेंटर है, सिटीजन सेंटर्ड अप्रोच की आवश्यकता है। केवल ये आधार नहीं है कि किस तरीके की योजनाएं आवश्यक है, बल्कि नागरिकों को किस तरीके की योजनाओं की आवश्यकता है, यह एक प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। इन्हीं सुविधाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए सरकार के द्वारा जो डिजिटलाइजेशन का कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वह निश्चित रूप से इस दिशा में बढ़ते हुए कदम है। इसके माध्यम से जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं बनाई जा रही हैं, कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो और सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, इसके माध्यम से अब प्रत्येक नागरिक अपने क्षेत्र में रहते हुए, अपने घर में रहते हुए, अपने मोबाइल सेट के हाथ में रखते हुए ही उन सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकता है। क्योंकि यदि इससे पूर्व के समय की हम बात करें तो जिन व्यक्तियों के पास में एक्सेस की सुविधा होती थी उन तक ही वो सूचनाएं, वो सुविधाओं का लाभ मिल पाता था। लेकिन इसके माध्यम से अब नागरिकों को, सभी को इन सुविधाओं तक पहुंचना सरल हो गया है। सरकार के द्वारा जो सरकार समय समय पर विभिन्न ऐप बनाए जा रहे हैं, विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनसे सारी सरकार की सूचनाएं, सारी सरकार की जानकारी अब उनके मोबाइल के माध्यम से उनके पास में आ गई है। और जो एक और विशेषता इस तरफ की दिखाई देती है, जो वह है
कि मेजर मंत्र है कि सरकार ने निर्धारित किया है कि या तो आप परफॉर्म कीजिए या परफॉर्म और पेरिश का जो सिद्धांत है वह इस बात पर बल देता है कि या तो जो प्रशासनिक तंत्र है उसे सरकार की अपेक्षाओं के अनुसार कार्य करना होगा, अन्यथा उसे उन सेवाओं को छोड़ना होगा या उन सेवाओं को छोड़ना होगा। और अगर नहीं छोड़ा जाता है तो सरकार के द्वारा जो भी कदम उठाए जाएंगे उन्हें स्वीकार करना होगा। जो व्यवस्था की गई है, क्योंकि हम देखते हैं कि और देशों में भी, भारत में भी है कि कुछ ना कुछ परसेंट मशीनरी इस तरीके की होती है जो कि उतनी एक्टिव नहीं होती। ठीक है, रेगुलर कार्य करने के लिए उस तरीके की मशीन संभव हो सकती है या कार्य कर सकती है, लेकिन जब भारत जैसे देश में जहां पर की विकास योजनाएं, विकास कार्यक्रम निरंतर बनते हैं, निरंतर लागू किया जाता है, तो वहां पर एक प्रोएक्टिव मशीनरी की आवश्यकता होती है। और जहां पर सरकार भी प्रोएक्टिव होती है तो दोनों के मध्य तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक होता है। और अगर प्रशासनिक मशीनरी उस सरकार के साथ तालमेल बिठाने में अपने आप को सक्षम नहीं हो पाती है, तो उसके लिए जो सरकार के द्वारा दो चीजें निर्धारित की गई हैं कि या तो परफॉर्म कीजिए, नहीं तो फिर आप सेवा से छोड़ दीजिए। इसी उसमें सरकार के द्वारा इस तरीके के प्रयास किए गए हैं कि अगर जो इस तरीके के ऑफिसर्स हैं या कर्मचारी हैं, या तो उनको सेवा से निकालने पर ध्यान दिया जा रहा है, ये चेतावनी दी जा रही है, या उसी के साथ साथ प्री मैच्योर रिटायरमेंट, कि अगर आप व्यवस्था के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं तो प्री मैच्योर रिटायरमेंट आप ले लीजिए। और इसी के साथ साथ अगर उसने के भी बाद व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा है तो उसकी जो सैलरी है उसमें डिडक्शन है, उसको इंक्रीमेंट रोक देना है। ये बहुत तरीके की व्यवस्थाएं वर्तमान में है। यद्यपि ये सरकारी कर्मचारी के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत टफ कंडीशंस हैं, पर निश्चित रूप से अगर सदशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो इन कदमों को आगे बढ़ाना होगा, प्रशासनिक तंत्र को मजबूत बनाना होगा, और उसी प्रशासनिक तंत्र के सहारे ही सरकार अपनी जो उसकी आकांक्षाएं होती हैं, जो उसकी अपेक्षाएं होती हैं, उन्हें पूरा करती है। तो प्रशासनिक तंत्र को प्रभावी बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है। सरकार के द्वारा जो योजनाएं जा रही हैं उसका उद्देश्य है कि जो स्थानीय स्तर पर व्यक्ति है, छोटे से छोटे स्तर पर दूर दराज के क्षेत्र में भी बैठा हुआ व्यक्ति है, उस तक सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। इसी को दृष्टिगत रखते हुए जो सरकार के द्वारा उज्ज्वला योजना बनाई गई है, उज्ज्वला योजना का उद्देश्य है कि जिन घरों में अभी तक गैस के चूल्हे की व्यवस्था नहीं है, सरकार के द्वारा ये व्यवस्था की जा रही है कि उन तक इन गैस के चूल्हों को पहुंचाया जाए, जिससे जो घर की महिलाएं हैं, महिलाओं से मेरा तात्पर्य है क्योंकि भारत में अभी भी यह प्रवृत्ति देखने को मिलती है, समाजगत विशेषता है कि जहां पर महिलाओं को ही खाना बनाने का कार्य प्रमुख रूप से किया जाता है, तो उनको लाभ प्रदान करने के लिए सरकार के द्वारा ये गैस की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार उनको फ्री कनेक्शन दे रही है कि आज यदि घर में गैस कनेक्शन उपलब्ध रहेगा तो केवल जो गैस या सिलेंडर का खर्च है वही परिवार के ऊपर पड़ेगा और उसी को वहन करना होगा। तो निश्चित रूप से जो खाना बनाने का काम है उसमें क्या होगा कि वह प्रक्रिया और सरल होती चली जाएगी। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री जो योजना है उसके द्वारा, जनधन योजना है, उसके अंतर्गत जो बैंक अकाउंट खोलने का काम है, सरकार के द्वारा उस पर बहुत बल दिया गया है कि जीरो बैलेंस पर अब अकाउंट खोले जा सकते हैं। और इस दिशा में जो शहरी क्षेत्रों में तो बैंक अकाउंट खोलने के लिए लोग प्रेरित हुए ही हैं, पर उनके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तरीके की जो व्यवस्था है वह निरंतर बढ़ रही है और अधिकतर लोग अपने बैंक खाते खुलवाने के लिए आगे आ रहे हैं।
यह जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था ने वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, क्योंकि जो वर्तमान में पूरा विश्व एक वैश्विक महामारी से, कोरोना वायरस से जूझ रहा है, तो जहां पर सरकार के द्वारा आम आदमियों तक, नागरिकों तक अपनी सुविधाओं को पहुंचाना है, तो यह जो योजना है जिनके माध्यम से अब डायरेक्ट ट्रांसफर जो सब्सिडी है या अमाउंट है उनके अकाउंट में डायरेक्ट किया जा सकता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो स्कीम है वो इन बैंक अकाउंट के माध्यम से साकार रूप ले रही है। अब इसमें किसी मीडिएटर की या किसी और व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है कि जो सरकार और नागरिकों के बीच में रहेगा और उन सुविधाओं को उन तक पहुंचाएगा। लोगों के पास में अपने बैंक अकाउंट नंबर है, उन बैंक अकाउंट से सरकार उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर करती है या किसी चीज पर सब्सिडी उपलब्ध कराती है, उस पर भेजती है। और कोरोना महामारी के दौरान जहां पर व्यक्तियों से मिलना या सरकारी मशीनरी का क्षेत्रों तक पहुंचना और जिसका एक डर बना रहता है कि बीमारी फैल जाएगी, ऐसे समय में इस व्यवस्था ने जो प्रधानमंत्री जन धन योजना थी, इसका लाभ हमें स्पष्ट रूप से अब देखने में आया है, जहां पर बिना व्यक्ति के सरकारी मशीनरी तक पहुंचे और बिना किसी मीडिएटर के सरकार ने जनता को प्रत्यक्ष रूप से सहायता उपलब्ध कराई है, जिसके माध्यम से इस वैश्विक महामारी के दौरान लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। सरकार के द्वारा जो भी उन्हें सहायता उपलब्ध कराई जा रही है वो उसे प्राप्त कर रहे हैं। तो इस तरीके के जो कदम है जो सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं, लोगों को डेबिट कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं कि वो उनका प्रयोग करते हुए उसका लाभ उठा सकते हैं। इसी के साथ साथ हम सभी नागरिकों के पास में, जो भारतीय हैं, उनके पास में एक यूनिक आइडेंटिटी है जिसे हम आधार कार्ड के नाम से जानते हैं। यद्यपि निश्चित रूप से जब इस कार्यक्रम को आरंभ किया गया था तो बहुत सारी समस्या लग रही थी कि कैसे बिल्कुल दूर दराज के रिमोट एरिया का व्यक्ति वो उस कस्बे तक आएगा, वहां पर फोटो खिंचाएगा, फिर वो बनेगा, उसकी कहीं प्राइवेसी का हनन तो नहीं होगा। निश्चित रूप से ये सारे कठिन चुनौतियां थी, लेकिन सरकार के द्वारा लोगों को जागरूक करके या लोग स्वयं जागरूक होकर उन केंद्रों तक पहुंचे, अपने आधार कार्ड उन्होंने बनवाए और आज इन्हीं के माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि व्यक्ति के पास आज उसकी यूनिक आइडेंटिटी है जिसका प्रयोग वह हर क्षेत्र में कर सकता है। अपने गैस कनेक्शन से लेकर, अपने रिजर्वेशन से लेकर, बैंक अकाउंट से लेकर और भी दूसरे जगह पर भी जहां जहां पर भी उसकी आईडी की आवश्यकता होती है, तो जो ये यूनिक आईडी है यह उसको एक पहचान दिलाती है, भ्रष्टाचार की समस्या को दूर करती है और जो मिसयूज ऑफ आइडेंटिटी की एक प्रॉब्लम होती थी कि किसी भी व्यक्ति की आईडी का दूसरी व्यक्ति के लिए के द्वारा प्रयोग कर लिया जाता था, अब उसके चोरी होने का डर, उस आईडी का, उसके पहचान का वो डर खत्म हो गया है। और इसके साथ साथ इसने व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित की है। पारदर्शिता सुशासन के लिए एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो यह जो आधार कार्ड है ये पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, यह मीडिएटर का रोल खत्म कर देता है, यह व्यक्ति को सीधे सुविधाओं तक लेकर चला जाता है, सरकार तक पहुंच जाता है। अपनी आईटी के आधार पर जो भी उसको सरकार की तरफ से सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जो लाभ उपलब्ध कराए जाते हैं, वह उनको प्राप्त कर सकता है और सीधे उससे लाभान्वित हो सकता है। भारत की यदि हम बात करें तो इसी के साथ साथ भारत में जो सुशासन के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त भी है, पूर्व शर्त के रूप में यदि हम कहें तो वह है साक्षरता की दर। स्वतंत्रता के पश्चात से निश्चित रूप से इसमें बहुत तीव्र वृद्धि हुई है। जहां पर स्वतंत्रता के पूर्व यह वृद्धि, यह दर बहुत कम थी, वह आज पहुंचकर लगभग 74% तक हो गई है। तो इस दिशा में, क्योंकि अगर जनता जागरूक है, अगर जनता अपने अधिकारों के प्रति अवेयर है, तो सरकार के द्वारा जो भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी वो उनका लाभ उठाएंगे और इसी के साथ साथ वह उनको
उनको लाभान्वित भी होंगे। सरकार के द्वारा इसी दिशा में जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, उसके साथ साथ है कि जो मिड डे मील की योजना है कि स्कूल में साक्षरता, स्कूल में विद्यार्थियों के रुकने के लिए जो ड्रॉप आउट की भारत में समस्या है उसको समाप्त करने के लिए एक ये मिड डे मील की व्यवस्था है जो विश्व स्तर में एक विश्व स्तर पर अपनी एक अलग पहचान रखती है। इस व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों को स्कूल में ही भोजन की व्यवस्था होती है, अर्थात यह व्यवस्था न उनकी भोजन की व्यवस्था को स्कूल में सुनिश्चित करती है बल्कि शिक्षा में भी उनकी रुचि को बनाए रखती है। तो यह सरकारी जो योजना है, इससे है योजना भारत के लगभग सभी विद्यालयों में, सभी क्षेत्रों में आच्छादित है, जिसका लाभ सभी को मिल रहा है। भारत में जो स्वतंत्रता के पश्चात यदि हम देखें, जो बहुत ये समस्या आती थी कि पर्याप्त हमारे पास फूड की उपलब्धता नहीं रहती थी, भोजन की उपलब्धता का अभाव रहता था, वह भी अब दूर हो चुकी है और भारत अब उस स्थिति से ऊपर धीरे धीरे आ रहा है जहां पर कि जो आवश्यकता है उनको पूरा कर रहा है और उसके साथ साथ उस दिशा में आगे भी बढ़ रहा है। में इसी के साथ साथ जो सरकार की योजनाएं चलती रहती हैं, उसमें जैसे एक योजना की अगर मैं बात करूं, इसलिए है मेकिंग सर्विसेज फेसलेस, पेपरलेस और इसी के साथ कैशलेस की जो ये सुविधाएं हैं कि इन माध्यमों से ई माध्यम से इन चीजों को कम करते हुए सुविधाओं को, व्यवस्थाओं को पारदर्शी बनाना, लोगों के लिए सुलभ बनाना, कम से कम पैसे में उपलब्ध कराना, पेपर की बचत है, समय की बचत है, धन की बचत है और व्यक्तियों के कहीं आने जाने का जो एक प्रतिबंध बना रहता था वह भी दूर हो जाती है। मतलब सिटीजन एंड सरकार के बीच में जो इंटरफेस है वो बहुत सरल है, उसमें अब किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, वह व्यक्ति आसानी से अपनी वहां तक पहुंच बना सकता है। सरकार के द्वारा बहुत सारी व्यवस्थाएं जो हैं उनको ऑनलाइन कर दिया गया है, जहां पर ऑनलाइन माध्यम से व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, उन व्यवस्थाओं का लाभ उठा सकता है। ना उसे फॉर्म भरने के लिए अब वो फॉर्म खरीदने की आवश्यकता, ना उसे भेजने की आवश्यकता, ना डाकघर की आवश्यकता, केवल इंटरनेट की सुविधा यदि उसके पास में उपलब्ध है तो निश्चित रूप से वह उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। इसी के साथ साथ जो इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और दैनिक उपयोग की चीज है, वह है हमारे पास में डिजी लॉकर की उपलब्धता। यह डिजी लॉकर भारत में नागरिकों को एक ऐसी व्यवस्था उपलब्ध कराता है जहां पर कि व्यक्ति अपने जो उसके महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं उनको मोबाइल में सुरक्षित लेकर चल सकता है। उसके जन्म प्रमाण पत्र है, उसका ड्राइविंग लाइसेंस है, उसी का पासपोर्ट, उसके पासपोर्ट रख सकता है, उसी के साथ साथ जैसी और चीजें हैं उसके डीएल हो गया है और जो दूसरे उसके दस्तावेज हैं उसमें वो आधार कार्ड भी रख सकता है। जैसे हर व्यक्ति को का अगर हम इससे पहले की बात करें तो ट्रेन की जर्नी के दौरान उसे एक आईडी रखनी होती थी, अब इस तरीके की किसी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। कितने लोग भारत में ट्रेन से यात्रा करते थे, सभी को एक टिकट रखना होता था कि उस टिकट की कॉपी रखनी होती थी, तो कितने लोग डेली इन ट्रेनों में सफर करते हैं। ये अब जब मोबाइल ऐप के माध्यम से या एसएमएस के माध्यम से अब ये प्रक्रिया इतनी सरल हो गया है कि व्यक्ति आसानी से अपने मोबाइल में उस एसएमएस को दिखाकर उस जो पेपर की एक होती थी प्रिंट लेकर चलने की, हार्ड कॉपी लेकर चलने की जो एक व्यवस्था थी उसको दूर कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से एक ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो भारत में इस व्यवस्था को आगे बढ़ाती हैं और सुशासन की तरफ आगे लेकर जाती हैं। वर्तमान सरकार के द्वारा इसी प्रकार की और बहुत सारी योजनाओं को आरंभ किया गया है और जिनका उद्देश्य है कि नागरिक को प्रथम मानते हुए, उसको सेंटर मानते हुए जो भी कार्यक्रम है उनको बनाया जाए, उनको लागू किया जाए। जब इस तरीके के कार्यक्रम होंगे, इस तरीके की योजनाएं बनेगी, व्यक्ति सेंट्रिक योजनाएं बनेगी, तो निश्चित रूप से उनका जो परिणाम है वो भी बेहतर आएगा और बेहतर आएगा तो जो लोगों का विकास है वो भी आगे सुनिश्चित होता चला जाएगा।
भारत जैसे विशाल देश में सरकारों के द्वारा स्वतंत्रता के पश्चात से ही निरंतर इस दिशा में प्रयास होते रहे हैं, योजनाएं बनाई जाती रही हैं, लागू की जाती रही हैं और लागू हो रही हैं। और ये महसूस है और या हम कहें ये स्पष्ट दिखाई भी देता है कि वर्तमान दशक में जो भी योजनाएं बनी हैं वह सदशासन की दिशा में बढ़ते हुए कदम हैं, वह सदशासन की तरफ लेकर जाती हैं, वो उसकी सुनिश्चितता को बढ़ाती हैं, लोगों को अवसर प्रदान करती हैं। लेकिन उसी के साथ साथ जो कुछ चुनौतियां अभी हमारे सामने हैं उन चुनौतियों को भी दूर करना आवश्यक हो जाता है। हम बात करते हैं कि महिलाओं के उत्थान होना चाहिए, महिलाएं सशक्त होनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं भारत की आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो अगर आधी जनसंख्या ही सशक्त नहीं होगी या उसका विकास नहीं होगा तो देश का विकास संभव नहीं है। इसलिए राजनीतिक रूप से स्थानीय स्तर पर महिलाओं के विकास के लिए जहां पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है वहां पर और इस राज्य स्तर पर भी या राष्ट्रीय स्तर पर भी इस तरीके की व्यवस्था की जाए जहां पर कि वे उनका वो सशक्त हो सके और जो अपनी राष्ट्रीय विकास में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सके। इस बात पर बिल्कुल ध्यान दें, जो प्रशासनिक प्रक्रिया में देरी होती है उसको भी दूर करने की आवश्यकता है। यद्यपि ई शासन के माध्यम से बहुत सारी जो लेट लतीफी थी उसको दूर किया जा सका है, रेड टेपिज्म को दूर किया जा सकता है, प्रक्रिया को सरल बनाया जा सका है। लेकिन अभी भी अगर इस तरीके की कहीं चुनौती है तो उसको भी दूर करने की आवश्यकता है। और जो है कि जस्टिस है वह लोगों को समय पर मिलना चाहिए, क्योंकि जस्टिस हम कहते हैं ना कि देर से मिलता है तो फिर उसकी उपयोगिता नहीं रहती। और कभी कभी देखने में भी आता है कि बहुत लेट हो जाता है, व्यक्ति को जब उसका लाभ मिलना चाहिए तो उस तक वो लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि उसे न्याय समय पर नहीं मिल पाता है। तो न्याय की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, जो हमारी न्याय प्रक्रिया है उसको सरल बनाया जाए, सरल बनाने के साथ साथ त्वरित किया जाए जिससे कि समय पर लोगों को न्याय प्रदान हो सके। जो व्यवस्था है स्थानीय स्तर पर जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को दूर करते हुए इस तरीके की व्यवस्था हो कि उन चुनौतियों को या तो स्थानीय स्तर पर ही उन समस्याओं को दूर कर लिया जाए, अगर उसके पश्चात भी ऐसी व्यवस्था होती है तो वहां पर उन समस्याओं को दूर करके वहां लोगों की सहभागिता को सुनिश्चित किया जाए। इसी के साथ साथ जो गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम हैं या लोगों की सहभागिता की हैं, इसी के साथ साथ जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी सहभागिता भी बनाई जाए, जिससे कि उनकी सहभागिता के सुशासन जो है केवल सरकारी तंत्र को लेकर ही नहीं, सुशासन बात करता है कि इसमें सरकार भी सम्मिलित हो, इसमें एनजीओज भी सम्मिलित हो और इसमें सिविल सोसाइटी के भी और लोग भी सम्मिलित हो। तो इस लक्ष्य को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब समाज के ये सभी अंग अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। और जब ये सहभागिता सुनिश्चित होगी, हर व्यक्ति अपने समाज के प्रति जागरूक होगा, उसमें सहभागिता करेगा, उसमें आगे बढ़कर काम करेगा, तो निश्चित रूप से जो रिजल्ट आएंगे वो बेहतर आएंगे। और जो लोगों के लिए शैक्षिक सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराया जाए। जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, यद्यपि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी भारत सरकार के द्वारा निरंतर कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं, लागू किया जा रहा है और उनका परिणाम भी देखा जा रहा है, जनता लाभान्वित हो रही है, उनको और गति प्रदान की जाए। और वर्तमान में कोविड-19 के दौर में भारतीय सरकार के द्वारा इससे उबरने के लिए कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं, उन्हें लागू किया जा रहा है, तो वो निश्चित रूप से इस दिशा में आगे और बढ़ेंगे। तो सुशासन के लिए जो भारत में कदम उठाए गए हैं वह सराहनीय है, लेकिन जो अभी भी चुनौतियां समक्ष बची हुई हैं उनको दूर करके ऐसे प्रयास किए जाएं, ऐसे उपाय किए जाएं जिससे कि आने वाली चुनौतियों को दूर में करके सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। धन्यवाद।